हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अगर आप एक फिनटेक कंपनी हैं, एक लेंडिंग कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी है, एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या एक बैंक है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना टाइम में या इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी जो हमने डिजिटल पेमेंट यूज़ करा था कलेक्शन करने के लिए, अपना लोन जो आपने दिया है उसके रिपेमेंट कलेक्शन के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक दो तीन नहीं, पूरे 8 तरीके बताऊंगा करके आप अपने कस्टमर से लोन रीपेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट और कैश के माध्यम से भी, जिसमें उस कैश को कलेक्शन करने में शायद आपका अपना रिसोर्स ना लगे, वो किसी पार्टनर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताऊंगा। ये 8 तरीके अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक टूल है, एक डिटेल टूल है। तो इस वाले वीडियो में मैं डिटेल टूल की बात नहीं करूंगा। इस टूल के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, उस टूल के बारे में बताऊंगा कैसे आप डिजिटल पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बाकी वीडियोस जो बनाऊंगा हर एक टूल को उठाऊंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा और अपने आइडियाज भी शेयर करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं उस डिजिटल कलेक्शन के लिए, अपने रिपेमेंट लोन रिपेमेंट कलेक्शन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टूल है वो है हम सबका चहेता यूपीआई। आई एम श्योर आप लोग सब यूपीआई के बारे में जानते हैं और आप उसको कहीं ना कहीं या तो पेमेंट करने में या कलेक्शन करने में ऑलरेडी यूज करते हैं। पर मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बेनिफिशियल हो सकती है लोन रिपेमेंट कलेक्शन के लिए भी। तो सबसे पहले यूपीआई आपको पता है, तो मैं यूपीआई डिटेल में नहीं बता रहा। यूपीआई बेसिकली आपको एक यूपीआई आईडी मिलती है जो आप एक मोबाइल में रजिस्टर करके, अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है और आपके पास एक डेबिट कार्ड नंबर है उसी बैंक का, तो आप यूपीआई आईडी सेट कर सकते हो अपने लिए, अगर आप एक कस्टमर हो या अपने जो कस्टमर हैं या जो जिनको आपने लोन दिया है उनका सेटअप करने में हेल्प भी कर सकते हो। तो यूपीआई आईडी में बेसिकली दो टाइप की पेमेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं पुल और पुश। पुल पेमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके जितने भी क्लाइंट है जिनको आपने लोन दे रखा है, उसमें आप क्या करते हैं कि यूपीआई अपने डैशबोर्ड की तरफ से उन कस्टमर्स के यूपीआई आईडी पे कलेक्ट रिक्वेस्ट डालते हैं। कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि एक कस्टमर की यूपीआई आईडी डाल के उसमें अमाउंट डाल के उसको एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब इसमें दो तीन डैशबोर्ड्स हो सकते हैं, या तो आप हर एक कस्टमर को एक एक करके कलेक्ट कर रिक्वेस्ट भेजिए, या फिर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से या एक डैशबोर्ड के माध्यम से एक ही बार में आपके जितने भी कलेक्शन पेंडिंग है उनको एक ही बार में एक लिस्ट भेजिए और उसमें अमाउंट आप भेज सकते हैं और वो कस्टमाइज होकर हर एक के पास एक, मान लीजिए एक यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट जाती है। अब कस्टमर क्या करेगा, जैसे ही उस पर यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट आएगी वो वेरीफाई करता है कि आपकी कंपनी का नाम है, क्योंकि आपने उसको एडवांस में बता रखा है कि हम यूपीआई के माध्यम से पैसा कलेक्ट करेंगे। तो वो अपना कलेक्शन रिक्वेस्ट देखता है अपने मोबाइल या भीम या फोन पे या जिसका भी उसने यूपीआई आईडी दे रखा है उसके माध्यम से वो उसको ऑथेंटिकेट करता है अपना यूपीआई पिन डाल के, और पेमेंट उसके बैंक अकाउंट से कट के आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में सेटल हो जाती है। एक वो तरीका हुआ, इसको हम कहते हैं पुल पेमेंट। इसको पुल पेमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने कस्टमर के अकाउंट से पैसा पुल करने की कोशिश की है और आपने इनिशिएट किया ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं पुश ट्रांजैक्शन की। तो पुश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपने कस्टमर को अपनी यूपीआई आईडी दे दी है और आप कह रहे हो कि इस डेट को या इस टाइम तक में आप पेमेंट, इतना पेमेंट हमें हर हफ्ते, हर महीने या हर फोर्टनाइटली, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिपेमेंट साइकिल है, आप हमें पैसे देते रहो। उसमें क्या होता है, कस्टमर आपकी यूपीआई आईडी किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है जो यूपीआई इनेबल्ड है, जिसको एक लाइसेंस, एक आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन एनपीसीआई की तरफ से मिली हुई है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया या भीम हो गया या कोई भी बैंक की एप्लीकेशन है। उस पर आपकी कंपनी का यूपीआई आईडी डालता है, पैसा डालता है, अमाउंट डालता है और पेमेंट हो जाती है। या फिर वो एक क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकता है। क्यूआर कोड भी यूपीआई जनरेटेड ही होता है, तो उसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकता है। तो पुल और पुश में ये डिफरेंस है। पुश के अंदर में एक कस्टमर आपको पैसा दे रहा है यानी पैसा पुश कर रहा है, पुल में आप पैसे ले रहे हो, इसलिए उसको पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये यूपीआई का एक तरीका है जिसके माध्यम से आप रिपेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं। इसका आप क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही लो कॉस्ट कलेक्शन मेथड है। इसमें आपको फील्ड पे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है, वो ये है कि कस्टमर को बताना है कि मैं इस डेट को एक यूपीआई रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो इंश्योर कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे हों, आप उसको ऑथेंटिकेट कर दें यूपीआई पिन के द्वारा और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो आपको शायद फील्ड पे स्टाफ भेजने की जरूरत ना पड़े कलेक्शन के लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यूपीआई आईडी के माध्यम से आप उस कंपनी का रजिस्टर्ड नेम बैंक में भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए मैंने आपको अपनी यूपीआई आईडी दे दी, लेट्स से
coolboy@icici.bank.com, राइट। और आप सोच रहे हो कि ये कूल बॉय कौन है, और जैसे ही आप यूपीआई आईडी जैसे ही आप एक एप्लीकेशन के अंदर डालते हो coolboy@icici, या फिर जो भी बैंक का एक्सटेंशन या यूपीआई आईडी है, वो एप्लीकेशन आपको बताएगा ये कूल बॉय नहीं है, ये पीयूष सिंह है जिसका जिसका नाम बैंक में ऐसा रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे थोड़ी कूलनेस खत्म हो जाएगी। और तो आइडिया ये है कि आप शायद इस टाइप की चीज़ों से वेरीफाई कर पाएगा एक कस्टमर की जो यूपीआई आईडी आपको दी गई है वो फेक नहीं है, और उसमें जो बैंक में रजिस्टर्ड नाम है वो क्या है। तो यूपीआई आपको एक तरीका देता है वेरीफाई करने का। इनफैक्ट पहले जो ये हम पेनी ड्रॉप करते हैं या अभी भी करते हैं, जिसमें हम 1 रुपये डाल के चेक करते हैं बैंक अकाउंट किसके नाम पे है, इसमें यूपीआई आईडी में वो शायद आपको फ्री में ही हो जाता है, आप डालते हैं और नाम वेरीफाई हो जाता है और आपको पता चल जाता है। तो एक वो फायदा है यूपीआई का। हाल ही में यूपीआई में अब मैंडेट सेटअप भी है। इसका मतलब कि एक एक बार करके यूपीआई रिक्वेस्ट भेजने के, कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बजाय आप एक मैंडेट सेटअप भी कर सकते हो यूपीआई आईडी के माध्यम से, और एक फिक्स्ड डेट के समय को एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट से कटती रहेगी। पहली बार में सेटअप करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा कस्टमर को अपने फ़ोन से, और उसके बाद ये आप मैंडेट ले सकते हो। उसके बाद इसके बारे में मैं आपको कुछ डाउन साइड भी बताऊंगा। पॉजिटिव बहुत बढ़िया, यूपीआई बहुत अच्छी चीज़ है, कलेक्शन कर सकते हैं। पर आप लोगों को जो कुछ परेशानियां कलेक्शन में यूपीआई को लेके आ सकती हैं वो है, जैसे मान लीजिए सिमिलर नाम से भी कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है पीयूष, मान लेता हूँ मैं एक कंपनी है, मैंने आपको अपनी यूपीआई आईडी दी piyush.singh@whateverbank.com, जो भी बैंक का नाम ले लेते हैं। अब फ्रॉडस्टर होंगे वो क्या करेंगे, पीयूष में से मान लो PIY यू हटा दिया एंड वाई के बाद SH कर दिया, और सिंह एट ICICI कर दिया। अब क्या होगा कि नाम जो है सिमिलर साउंडिंग है, तो अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसमें से यू गायब है तो वो पेमेंट कर देगा। तो इस टाइप के फ्रॉड के चांसेस हैं, और इसके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि आप अपने स्टाफ को और अपने कस्टमर को इस चीज़ के बारे में अवेयर बताइए, बनाइए, बनाइए, बताइए तो बनाइए ताकि वो इस बारे में पहले चेक कर ले कि क्या वो सही बैंक अकाउंट में सही नाम के अगेंस्ट पैसा पे कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज वो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन होगा, आप रिकंसिलिएशन नहीं कर पाएंगे, पेमेंट कहीं और गई होगी, कस्टमर बोल रहा होगा पेमेंट की है हमने, भले वो गलत करेगा पर एक डिस्प्यूट उस केस में आ जाता है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और वो ट्रेनिंग के माध्यम से ही थोड़ा सॉल्व हो सकता है। उसके बाद कस्टमर जो टेक सेवी नहीं है उसकी ऑनबोर्डिंग में इशू आती है, बिकॉज मान लीजिए उसको एक तो डेबिट कार्ड चाहिए और फिर एक मोबाइल नंबर चाहिए जो बैंक में रजिस्टर्ड है। और ये इश्यूज तब भी आती है जब मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जो एक कम रैम का है, तो उसमें क्या होता है कि OTP आने में, रिफ्रेश होने में, अगले पेज आने में टाइम लगता है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जहाँ पे कस्टमर शायद यूपीआई रजिस्टर ना नहीं कर पाते हैं। पर यूपीआई में रजिस्टर आप फीचर फ़ोन से भी कर सकते हो, वो मैं अगले टूल में बताऊंगा। दूसरा क्या है कि आपको एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि यूपीआई आईडी का यूज़ कैसे हो रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन ऑफिसर या जो स्टाफ है वो अपनी यूपीआई आईडी देख के कलेक्ट करवा रहा है पैसा। तो ये सब चीज़ें आपको एक सेटअप करनी पड़ेंगी, बिकॉज डिजिटल पेमेंट टूल का ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो। डिजिटल पेमेंट टूल एक माध्यम है, एक तरीका है, उसके अराउंड जो आप लॉजिक बिल्ड करते हैं, जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको फ्रॉड और आपके को कम करता है, और आपके ट्रस्ट और कस्टमर का ट्रस्ट और आप दोनों के म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए काफ़ी काम करता है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। हम चलते हैं अगले टूल की तरफ जो कि है *99#, जो आप अपने फीचर फ़ोन के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं। अब फीचर फ़ोन के माध्यम से कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पिछली बार भी बताया यूपीआई से कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो *99# जो है वो पहले एक अलग डिजिटल पेमेंट मीडियम था, अभी वो यूपीआई के साथ ही लिंक हो चुका है। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने स्मार्टफोन से भी एक यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजी है और सामने वाले कस्टमर के पास मान लेते हैं स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास फीचर फोन है, तो जैसे ही वो कस्टमर *99# टाइप करेगा और अगर यूपीआई आईडी उसका सेटअप है उस फीचर फोन के ऊपर, तो उसको प्रॉम्प्ट आएगा कि इस इंस्टीट्यूशन ने या इस बंदे ने आपसे इतना पैसा मांगा है। आप उस पर एक ओके करेंगे, उसके बाद अपना पिन नंबर डालेंगे और आपके जो बैंक का खाता जो जुड़ा हुआ है यूपीआई आईडी से, उससे पैसे कट के आप का बैंक या फिर मान लीजिए जो लेंडिंग कंपनी है उसके खाते में चले जाएंगे। इसमें जो कुछ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फीचर फोन यूजर्स के लिए, बट इसमें जो थोड़ा सा एक डाउन साइड वो ये है, वो है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज स्मार्टफोन में तो यूजर इंटरफेस है, आप देख सकते हो क्या दिख रहा है, कहाँ प्रेस करना है। फीचर फोन में थोड़ा वो मुश्किल होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें एक डेबिट कार्ड भी चाहिए, और बैंक वो तो यूपीआई आईडी के लिए बिल्कुल चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे।
पिन नंबर याद करना पड़ेगा आपको, जो कस्टमर है आपको पिन नंबर याद करना रखना पड़ेगा। दूसरा, कस्टमर जो है शायद 50 पैसे पर सेशन पे चार्ज होता है। पर सेशन का मतलब एक बार आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो तो 50 पैसे कस्टमर के प्रीपेड बैलेंस में से कट जाएंगे, या अगर पोस्टपेड भी होगा तो उसमें भी वो दिखाता है। तो वो एक 50 पैसे पर सेशन चलेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, कस्टमर ने बहुत लंबा टाइम ले लिया इनपुट में करने में पिन नंबर ये, तो सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और वापस से उसको वो चीज करनी पड़ेगी जिसके लिए उसको फिर शायद 50 पैसे फिर से लग जाए। तो ये कुछ डाउन साइड है। और बाकी रजिस्ट्रेशन के समय जो मैंने आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए उसमें शायद हो सकता है, जैसे बैंक का इनको एक शॉर्ट नेम याद रखना पड़ेगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का हो सकता है PUNB हो, SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग हो सकता है। तो इतने जितने भी बैंक हैं उनका एक शॉर्ट फॉर्म ये सब होना चाहिए। पर अगर आपका स्टाफ उनको सपोर्ट कर रहा है बनाने में तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। अब चलते हैं अगले टूल की तरफ, जो है की है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट या पेमेंट बैंक के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर कैश कलेक्शन करवाना है तो आप अपने स्टाफ को नहीं भेजेंगे, आप एक कस्टमर को बोलेंगे आप हमारा टाई अप इस बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट कंपनी के साथ है, आप इनके पास जाके इस आउटलेट पे अपना EMI या रीपेमेंट जमा करा सकते हैं और अपना लोन आईडी बता के। तो एक कस्टमर क्या करता है, वो एक BC एजेंट या जो भी बैंकिंग पॉइंट है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो अपना EMI का पैसा देता है, अपना लोन का नंबर देता है और पैसा एजेंट लेके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जो कि आपको 2 या 3 दिन या 1 दिन के बाद मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या डिस्कशन और नेगोशिएशन हुआ है उस कंपनी के साथ। तो ये एक अच्छा माध्यम है कलेक्शन करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कस्टमर डायरेक्टली ना जाए, एक आपका स्टाफ है, लोन ऑफिसर है, वो क्या करता है सबका पैसा कलेक्ट करके बैंक में जाने के बजाय आपके जो पार्टनर बैंकिंग एजेंट है उस पॉइंट पे जाता है और बल्क में पैसा जमा कर देता है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे वो एक कस्टमर का लोन अकाउंट नंबर नहीं देगा, हो सकता है यूनिक आइडेंटिफायर उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी हो, या वो जिस सेंटर से पैसा कलेक्ट कर रहा है वो हो सकता है सेंटर आईडी हो, ताकि बैकएंड में आप रिकंसाइल कर सकते हो कि इस सेंटर आईडी के अगेंस्ट इतने पैसे आ गए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्ड में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि ये कैसे कलेक्ट आप कर सकते हो। पर अभी के लिए बस इतना जानो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, पेमेंट बैंक्स और या कैश मैनेजमेंट सिस्टम कंपनीज भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं आपको एक अच्छे कॉस्ट के साथ। अगर आप कुछ बैंक के साथ टाई अप करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कस्टमर का बैंक अकाउंट वहां खुलवा दिया कस्टमर के परमिशन के बाद और उनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रख के, तो आपको आप वहाँ पे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। आप उनको एक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप उनको एक बैंकिंग अकाउंट दे सकते हैं। तो एक सर्विसेज आप दे सकते हैं, एक विन विन सिचुएशन आपके और जो बैंकिंग पार्टनर है या जो BC पार्टनर है या जो पेमेंट बैंक पार्टनर है उनके साथ आप एक डेवलप कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं चौथे टूल की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम बाय NPCI। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आप एक रजिस्टर्ड बिलर बन जाते हैं, आप कह सकते हैं एक नेशनल लेवल पे। तो जब आप एक नेशनल बिलर बन जाते हो इसका मतलब है कि आपको अलग अलग BC कंपनी, पेमेंट बैंक कंपनी और अलग अलग गूगल, पेटीएम से टाई अप करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक NPCI में एक बिलर बन जाओगे और आपको कोई भी सर्च कर सकता है, जो भी एक BBPS में पार्टिसिपेट करता है आपका नाम सर्च करेगा अपने एप्लीकेशन के अंदर में, अपनी लोन आईडी डालेगा, अमाउंट डालेगा और पेमेंट कर सकता है। अब आप BBPS पे बिलर कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हो? 2-3 तरीके हैं। या तो आप अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग के पास पार्टनर के पास जा सकते हो और बैंक को बोल सकते हो मुझे भारत बिल पेमेंट सिस्टम में एज अ बिलर ऑन बोर्ड कर दीजिए, या फिर आप किसी नॉन बैंक कंपनीज लाइक पेयू और भी कुछ कंपनीज है, बिल एवेन्यूज, इन लोगों के पास भी जा सकते हो और कह सकते हो मुझे एज अ बिलर ऑन बोर्ड कर लीजिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे। और ये आपको ऑन बोर्ड कर देंगे। एक फी होता है, एक अग्रीड फी होता है, वो अग्रीड फी आपको हर ट्रांजेक्शन पे करना पड़ता है। पर इसके बारे में अगेन मैं डिटेल में बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा BBPS कैसे आपको हेल्प कर सकता है लोन रिपेमेंट कलेक्शन में। पर आज अभी के लिए बस इतना ही जानिए, ये एक बहुत बढ़िया टूल है, ये एक इंटर ऑपरेबल टूल है, एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होती हैं, ये एक NPCI के द्वारा मैनेज्ड है। तो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, API स्ट्रक्चर्ड है, स्टैंडर्ड है। आप अपने जो आपका जो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है आप उसको लिंक कर सकते हैं इसके साथ, तो आपका पेमेंट किस कस्टमर का आया नहीं आया ये सब रिकन्सिलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। उसके अलावा जो अगर हम अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं वो है नैश। जो पांचवा टूल है वो नैश। नैश में क्या होता है, आप कस्टमर से एक नैश का फॉर्म फिलअप करवाते हैं कि मैं इतना अमाउंट इस डेट को इस फ्रीक्वेंसी पे, मान लीजिए हो सकता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, जो भी है,
इतना पैसा मैं आपके अकाउंट से काटूंगा। इसमें कस्टमर वो फिजिकल नैश फॉर्म पे साइन करता है। आप वो नैश फॉर्म लेके आप अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग पार्टनर को भेजते हैं, जो आपका बैंक है वो फिर उस कस्टमर के बैंक को भेजता है कि वी हैव अ मैंडेट साइंड बाय योर कस्टमर एंड हेंस वी विल डिडक्ट दिस मच अमाउंट ऑन एवरी दिस डे और से क्वार्टरली और वीकली और फोर्टनाइटली। तो उस केस में वो एक रेकरिंग मैंडेट सेटअप हो जाता है। उसमें बस आपको यही करना है कि कस्टमर को रिमाइंड कराना है कॉल के थ्रू या जैसे भी आप करा सकते हैं एसएमएस के थ्रू या आईवीआर के थ्रू कि आपका पेमेंट इस डेट को कटने वाला है इतना अमाउंट, तो अपने बैंक अकाउंट में पैसा इंश्योर करें। तो इसमें बस आपका यही कॉस्ट होगा कि वो फॉलोअप आपको कॉल पे लेना पड़ेगा। और उन्होंने अगर डिजिटल पेमेंट या माध्यम से या किसी भी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा है तो वो नैश क्लियर हो जाएगा। अभी नया नया आधार के माध्यम से भी आप नैश सेटअप कर सकते हैं, जिसमें पेपर मैंडेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंडेट में क्या प्रॉब्लम होती थी, साइन मैच नहीं हो रहा, नाम सही से नहीं लिखा, तो बैंक जो है रिजेक्ट कर देते थे नैश, तो बार बार एक ही चीज़ के लिए आपको फॉर्म भरवाना पड़ता था। तो अब आधार के माध्यम से भी आप नैश साइन अप करवा सकते हैं। उसके अलावा लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, नैश अगर फेल हो जाता है, इसका मतलब अगर आपने मान लीजिए आपके बैंक ने अटेम्प्ट किया कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे काटने का उस डेट को, और अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो उसको 150 से 200 रुपए डिपेंडिंग ऑन क्या नैश का फी वो बैंक चार्ज करता है, उसके बैंक खाते में से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कस्टमर हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा हो, लड़ाई करे, डिस्प्यूट करे, जो कुछ भी हो। तो इस चीज़ का स्पेशल ख्याल रखिएगा नैश के केस में। अगले टूल पे चलते हैं जो कि है डेबिट कार्ड और पॉस मशीन बेस्ड। ये बहुत ही सिंपल टूल है। आपका जो लोन ऑफिसर है वो एक पॉस मशीन लेके, जो छोटी सी मशीन जिसपे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, वो लेके कस्टमर के पास जाता है, या तो सेंटर मीटिंग में जाता है या उनके घर पे जाता है या जहाँ पे भी मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे जाता है, या फिर कस्टमर पॉइंट पे आता है और वो अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करता है, अपना पिन नंबर डालता है और पेमेंट उसके खाते से कट के आपके खाते में चली आती है। बहुत ही सिंपल प्लेन वनीला प्रोडक्ट है। इसमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, डेबिट कार्ड ऑब्वियसली चाहिए, पिन नंबर कस्टमर को याद रखना पड़ेगा, और तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो ये एक बहुत ही प्लेन वनीला प्रोडक्ट है। बट बेसिक जो है वो है बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस या रूरल एरियाज में लोग जो हैं वो कैश में अर्न करते हैं। तो अगर वो कैश में अर्न कर रहे हैं और उसको अगर बैंक में नहीं डाल रहे हैं पैसा, तो वो डिजिटल पेमेंट कभी हो ही नहीं सकता। वो कभी भी आप कार्ड स्वाइप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो चलेगा नहीं। तो वो एक इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है। आइए अब अपने सातवें टूल पे चलते हैं जो कि है आधार पे, भीम आधार पे। मतलब कस्टमर जो है आधार नंबर और अपना अंगूठा लगा के पेमेंट कर सकता है। ये भी बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह होता है। डेबिट कार्ड में जहां आप कार्ड स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आप एक अपना आधार नंबर डालते हैं, अपना बैंक चूज करता है कस्टमर कि कौन से बैंक से पे करना है। अगर उस बैंक में आधार जुड़ा हुआ है और अपना अंगूठा लगाता है तो उसके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट के आपके अकाउंट में सेटल हो जाते हैं। दो तीन चीजें जो इसके बारे में आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। पहला, वो आधार पे का जो सक्सेस रेट है वो रिलेटिवली थोड़ा कम पाया गया है डेबिट कार्ड से या फिर बाकी यूपीआई पेमेंट टूल से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं डिजिटल पेमेंट के माध्यम में। इसीलिए थोड़ा सर्वर इशू, कभी टेक्निकल इश्यूज, इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ कस्टमर के साइड से भी इशू आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंगूठा लगाते वक्त जो लेबर हैं या जो उस लेवल पे काम करते हैं, उसके अंगूठे का फिंगरप्रिंट खत्म हो गया तो आधार जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप की इश्यूज भी आते हैं जिसकी वजह से सक्सेस रेट जो है थोड़ा कम हो जाता है। पर इन सब चीज़ों के लिए एक इंटरनेट कनेक्टिविटी उस एरिया में ज़रूरी है। आपको डिवाइस में पैसे लगाने पड़ेंगे डिवाइस खरीदने के लिए। जैसे पिछली बार जो मैं पॉस मशीन की बात की, उसमें भी आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे मशीन खरीदने में। सिमिलरली आधार की मशीन में भी आपको पैसे लगेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट पेमेंट टूल पे जो कि है एसएमएस बेस्ड लिंक। इसमें क्या होता है, आप कस्टमर के स्मार्टफोन पे या कस्टमर के नंबर पे बेसिकली आप एक एसएमएस लिंक भेजते हैं, और कस्टमर जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता है वो एक पेमेंट गेटवे खुल जाता है, जिसमें वो अपना डेबिट कार्ड नंबर, यूपीआई आईडी या किसी भी चीज़ के माध्यम से वो पेमेंट कर सकता है। अब इसमें अगेन फ्रॉड के चांसेस हैं। कस्टमर को समझाना पड़ेगा कौन सा लिंक ओरिजिनल है, कौन सा फ्रॉडस्टर का है। अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा तो अगेन वो पेमेंट कहीं और जाएगी, जितना पेमेंट आपको करना है उससे ज़्यादा पेमेंट उसके बैंक के खाते से चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये जितनी भी पेमेंट टूल मैंने आपको बताया, इसमें मेन चीज़ क्या रहेगी, कस्टमर लिटरेसी और आपका अवेयरनेस और इफेक्टिवनेस और आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द फील्ड टीम, कि जो फील्ड में स्टाफ हैं, जो लोग हैं या जो कलेक्शन करने के लिए इन्वॉल्व हैं, वो सही काम कर रहे हैं और किसी गलत तरीके का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये थे 8 टूल जिसके माध्यम से अगर आप एक लेंडिंग कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, एनबीएफसी है, बैंक है, या एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, आप कलेक्शन कर सकते हैं।
तो ये आर्ट टूल के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इस माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं, और कुछ अपने आइडियाज़ भी शेयर करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको ज़रूरत है इस टूल के बारे में जानने के लिए, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें और खुश रहें।